नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री ने कल कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स में से एक है। इसलिए भविष्य में जब हमारी इकोनॉमी आज से भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी तो हमें इसके लिए अभी से तैयार होना होगा। हमें इसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे आज के और भविष्य के रोल को कैटर कर सके। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। निश्चित रूप से उन्होंने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन उनसे ये पूछना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिन पर आपने तलवार चलाई है, तो इन इंस्टीट्यूशंस की बात कर लेते हैं। जहां पर जो है उनमें आप देखिए, दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है जो टॉप पे एक उसमें है। सेंट स्टीफन कॉलेज जो एक टॉप पर है। लेडी श्री राम कॉलेज जो टॉप पर है। इसके बाद में मिरंडा हाउस वो टॉप पर है। इसके बाद में सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता वो है। और उसके बाद में लोयोला कॉलेज चेन्नई वो है। तो इसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर है। और इसके बाद में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता है। और फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई है। और उसके बाद हिंदू कॉलेज है। तो आप ये समझिए ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं। और टॉप उसमें यदि कॉलेज में जहां मास्टर्स डिग्री की बात करें तो एक है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। इसके बाद में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च है। इसके बाद में मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसके बाद में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज केरला है। इसके बाद में गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है। इसके बाद हैदराबाद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज है यूनिवर्सिटी है। और इसके बाद में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। तो ये टॉप, और ये टॉप में से एक भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं बनी या गैर कांग्रेसी शासनकाल में नहीं बनी। या तो वो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बने हैं या अंग्रेजी हुकूमत के बाद में जो बने हैं वो बने हैं कांग्रेस के शासन में, या ईसाई मिशनरियों ने बनाए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर टॉप इकोनॉमिक की जो एजुकेशन है वो देन है ईसाइयों की, वो देन है कांग्रेस की, और वो देन है एक इंस्टीट्यूट अल्पसंख्यक भी है। वो भी यदि कहेंगे तो वो भी देश की आजादी के पहले बना और कांग्रेस के नेता ने बनाया था। तो इस तरह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा एक योगदान मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन या गैर कांग्रेसी शासन आप देखिए 1977 जब गैर कांग्रेसी सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद 1977 से लेके जब वो 80 तक रही उसने कुछ नहीं बनाया। उसके बाद आप आइए 1989 मतलब 1989 में गैर कांग्रेसी सरकार आई, उसने नहीं बनाया, 91 तक रही। उसके बाद में 1996 से लेकर के 2004 तक गैर कांग्रेसी सरकार रही, उसने नहीं बनाया। और उसके बाद में 2014 से लेके अब तक गैर कांग्रेसी सरकार है, उसने नहीं बनाया। और जहां गुजरात में एक लंबे समय से 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, वहां पर भी नहीं बनाया। तो क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया? जहां पर भी इस तरह के इंस्टीट्यूट बने हैं या तो कांग्रेस ने बनाए हैं या ईसाई मिशनरी ने बनाए हैं या अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान बने। कहीं पर भी कोई इंस्टीट्यूट आपके द्वारा नहीं बनाया गया, यह भी आपको जान लेना चाहिए। 8 साल में आपने ही क्या बनाया है यही देख लीजिए। इसी का शायद आज नतीजा है कि आप देखिए जो भारत सरकार का कल डाटा आया है, उस डाटा के मुताबिक जो पहली तिमाही है अप्रैल से जून तक की, उसका जो डाटा आया भारत सरकार का, वो आया है कि भारत सरकार ने
अपने खर्च इतने बढ़ा लिए कि उसने इन 3 महीने में 9,48,000 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए। 9,48,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्च कर दिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खर्च कर दिए। और इस दौरान सरकार को जो तमाम तरह से हम लोगों से टैक्स वसूले गए और सारी चीजें की गई, उसमें जो उसे टैक्स पेयर से पैसा मिला वो मिला 5.96 लाख करोड़, मतलब 5,96,000 करोड़। तो 3.5 लाख करोड़ रुपए का 3.52 लाख करोड़ का घाटा जो है हमें सिर्फ 3 महीने में भारत सरकार का हुआ है। और ये राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा जो है वो इफेक्ट करता है, इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिजिकल डिफिसिट। और इसकी स्थिति ये होती कि यदि ये घाटा बढ़ता है तो उसकी भरपाई के लिए फिर कर्ज लिए जाते हैं और किया जाता है। वैसे ही भारत सरकार पर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इतना ज्यादा जो है कर्ज हो चुका है, वो तकरीबन 100 लाख करोड़ का पहुंचने जा रहा है। और जो 1947 से लेकर के 2014 तक ये था, ये जो है 54 लाख करोड़ का कर्ज होता था। तो जो 54 लाख करोड़ का कर्ज होता था वो अब जो है तकरीबन 145 लाख करोड़ का हो चुका है। तो उस स्थिति में भारत पहुंच रहा है, लगातार पहुंच रहा है, जो ये डाटा आ रहे हैं। अब इसके बाद में देखना पड़े, तो इसके लिए कोई दोषी नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं। सरकार को अपने खर्च कम करने चाहिए थे, वो नहीं हुए, क्योंकि वो अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी तमाम तरह की दूसरी चीजों के लिए खर्च पे खर्च करे जा रहे हैं, इसके लिए नहीं कर। फरवरी में जो बजट पेश किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वो चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 6.4% रखा था, जो पिछले वर्ष ये 6.71% था। लेकिन स्थिति यह है कि वो घटने की स्थिति नहीं आ रही है। जो प्राप्तियां हैं उसके मुकाबले खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप खर्च बढ़ाते जा रहे हैं जबकि खर्च कम करना था। तो ये स्थितियां जब हो तो आपको समझना पड़ेगा। जब कोविड काल था उस दौर में 28.3% का घाटा बढ़ा था, लेकिन इस बीच में तो अब तो कोई वो स्थितियां नहीं थी, फिर घाटा क्यों है? और हालात ये हो गए हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो या दूसरी बैंक हो, वो तमाम सारे फायदे दे रहे हैं। आज जो फायदे दे रहे हैं वो फायदा भी नुकसान में जा रहा है। कैसे जा रहा है उसको भी हम आपको बताते हैं कि आप पहले तो इसको समझ लीजिए कि कैसे फायदा जो है नुकसान में जा रहा है। तो 31 मार्च 2022 को खत्म हुए साल में भारत सरकार की जो बैंकें थी उन्होंने लगभग 2,08,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। 8,000 नहीं, 2,08,000 लाख का प्रॉफिट कमाया, 2.08 लाख का करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और ये जो फायदा कमाया ये काहे में डूब गया? इसका 68% एनपीए के प्रोविजन में डूब गया और शेष जो बचा वो उसमें डूब गया जो बाकी चीजों के करना था। तो कुल मिलाकर के सारा जो है 1,41,440 करोड़ रुपया एनपीए में के प्रोविजन में डूब गया। इसके बाद जो बचा हुआ आप समझ लीजिए। तो वो स्थितियां हैं कि किस तरीके से, और उसमें सरकार जो है अपने फायदे ले रही है। तो इस तरह से बर्बाद करने का जिस तरीके से चलता है एनपीए और दूसरे नाम पे जो किया गया है, और ये एनपीए का पैसा किसके पास गया है, ये अदानी अंबानी और जैसे लोगों को, अंबानीज ने तो नहीं लिया है कर्ज, हालांकि इस बात के लिए उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। अदानीज ने लिया है, सबसे बड़ा कर्जदार है देश के, और वो तकरीबन 3 लाख करोड़ के कर्जदार है। और इसके बाद में उनका 72,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया भारत सरकार ने। इसके बाद में आप आ जाइए दूसरे उसमें, मेहुल चौकसी हो या दूसरे जितने हैं, एडीबी शिपयार्ड घोटाला हो या दूसरे घोटाले, तो बैंक के बड़े बड़े घोटाले हुए, इनमें जो पैसा गया वो सारा पैसा हमारा आपका था। तो इस तरीके से, इसलिए भारत सरकार की नीतियों के कारण हालत ये है कि पीएसयू बैंक प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ये सरकार उसे एनपीए में जो उसने, उसके कारण है, उसकी पॉलिसीज के कारण है, उसे
झोंक देती है, भाड़ में झोंक देती है जिसे कहेंगे। तो यह इस सरकार का पूरा इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स इस सरकार का यह है कि आप देखिए, आपको याद होगा 2015 में क्या कहा गया था कि हम टैक्सेस कम करेंगे, दूसरी चीजें कम करेंगे, आपका 5 लाख रुपए आय तक को बिल्कुल कर मुक्त होगी, और इस तरह की सारी चीजें बातें हुई थी। लेकिन हुआ क्या, आपके सामने है। भारत सरकार ने घटाने में क्या घटाया? 2015 में उसने वेल्थ टैक्स घटाया। वेल्थ टैक्स कौन देता है? 1 करोड़ रुपए से अधिक की जिनकी आमदनी है उनको देना पड़ता था, वो घटा दिया भारत सरकार ने, और उसकी जगह 2% का सिर्फ सेस लगा दिया। तो नुकसान यूं किया गया कि बड़े लोगों का आपने वेल्थ टैक्स हटा दिया। फिर इसी तरीके से 80G में जो किया वो आपके सामने है। इसके बाद में 2017 में टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया था उसमें यह है। 2018 में आयकर दाताओं को जो 5800 रुपए का फायदे की बात थी, उन सारी चीजों में हुआ। उसके बाद में आप देखिए जिस तरह से लगातार चला, 2019 में 5 लाख की आय पर 0 टैक्स हुआ, और उसके बाद में जो अंतरिम बजट के बाद में जिस तरीके से किया गया उसको आपको समझना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को जो राहत मिलती थी वो खत्म कर दी आपने, दूसरी चीजें और खत्म करके, और इनके जरिए आप कह रहे हैं कि आप करेंगे, किस तरीके से बचाएंगे और देश की इकोनॉमी बचाएंगे। लेकिन देश की इकोनॉमी इसमें नहीं बचती। आज हालत ये हो गई है कि दुनिया के जो टॉप कंट्रीज में से जो महंगाई है 12 देशों में, उनमें टॉप पर भारत, आप समझिए, ताइवान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, फ्रांस हो, दक्षिण कोरिया हो, फिलीपींस हो, ये सबकी जो है किसी का भी 6% से 2% से लेके 6% के बीच में है महंगाई दर, लेकिन भारत में 7% से भी ज्यादा है। और ये स्थिति है, ये लगातार हो रहा है कि पूरे देश में जिस तरीके की स्थितियां हैं वो चिंताजनक है कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, चीजें कोलैप्स कर रही हैं, और आप कहते हैं कि हम टॉप इंस्टीट्यूट बनने चाहिए, वैसा होना। इंस्टीट्यूट तो है, वहां से निकल के लोग आते हैं, आप उनसे सलाह लेते हैं। आपके आर्थिक सलाहकार कहीं छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि आपने देश की बर्बादी की स्थिति आपने दिखाई। आपके ही समय में हुआ साहब कि स्थिति ये हुई कि भारत का जो है आईएमएफ ने अभी हाल के दिनों में, याद होगा कि घटा दिया हमारी वृद्धि दर को, और हमारी जो जीडीपी की वृद्धि दर थी उसको आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो अनुमान घटाकर 7.4% से नीचे कर दिया है। तो आप समझिए जो हम 8% से ऊपर ले जा रहे थे वो आपने नीचे कर दिया। तो इस दशा में ला करके आप लगातार, हम आर्थिक मोर्चे पे फेल हो रहे हैं, दूसरी और बहुत सारी चीजें हो रही, और देश बर्बादी में जा रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं अब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन रहे हैं में से एक हैं, और इसलिए हम भविष्य के इकोनॉमी तैयार करने के लिए हमें इकोनॉमिस्ट तैयार करने होंगे। अरे भाई, इकोनॉमिस्ट दुनिया के टॉप हमारे पास, नोबलिस्ट हमारे पास अमर्त्य सेन है, हमारे पास में मुखर्जी साहब हैं, हमारे पास में कौशिक बसु साहब हैं, हमारे पास में रघुरमन राजन साहब हैं। ऐसे तमाम सारे लोग थे, लेकिन आपने उन्हें संभाला? आपने तो उन्हें देश से बाहर जाकर के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने पे लगा दिया। वो हमारे देश के लिए करना चाहते हैं। और भारत के जो टॉप इकोनॉमिस्ट हैं उनमें एक डॉक्टर मनमोहन सिंह है। तो टॉप इकोनॉमिस्ट जो है उनको आपको समझना पड़ेगा कि कौन है। तो इकोनॉमिस्ट जो है उनको आप देखिए, यदि उनकी आपने बात मानी होती तो शायद आज ये स्थिति ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो बार बार आपको बताया भारत का घाटा बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीजें बढ़ रही हैं। तो जब ये चीजें हो रही हो तो फिर चिंता की विषय होती है कि कैसे करेंगे। तो आपको ये सारी बातें समझनी होंगी, और इनको आप कैसे समझें, क्योंकि आपके पास में उसके लिए टाइम नहीं। आपके अपने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सत्तारूढ़ दल ने, जो ट्रेजरी है, उसने संसद ठप करा दी, उसने संसद में तख्तियां लहराई, उसने संसद में विरोधी नारे लगाए और गंदे नारे लगाए।
लेकिन उस पर न लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, न राज्यसभा के सभापति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के अब ये पद जो है कहीं पर भी पूरी तरीके से जिसे कहते थे निर्दलीय होते हैं, वो ऐसा नहीं रह गया। आज की डेट में राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी का बन गया है, उपराष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी का बन गया है, लोकसभा अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। जबकि वो इन पदों पर जब पहुंचता है तो वो अपनी पार्टी से ऊपर होता है, वो पार्टी की बात नहीं करता। मैं तमाम राज्यों के जो है देख रहा था विधानसभा अध्यक्षों को, वो बिल्कुल पार्टी के एक प्रवक्ता की तरह से काम करते हैं। जब आप विधानसभा अध्यक्ष होते हैं तो आप एक निष्पक्ष व्यक्ति होते हैं, आप पार्टी के सदस्य नहीं रहते हैं। तो इस बात को आपको समझना है। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। आज हालत ये है, हालत तो ये है कि आप अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, इकोनॉमी आपसे संभल नहीं रही है, कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है। स्थिति तो यह है, आज भारत सरकार का ही आंकड़ा है कि पास्को एक्ट में जो है 47,000 से ज्यादा केस आए, मतलब बच्चों के साथ में बलात्कार के मामले जो हैं और उनके यौन उत्पीड़न के मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, और 47,000 से ज्यादा केसेस आ गए। अब आप बताइए, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वो सब कहां चला गया? आपका आर्थिक अनुमान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति है और आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप क्या है, तमाम नारियों के लिए बोलते हैं। कभी आप कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, कभी आप 50 करोड़ की जो है वो बोलते हैं, 5 करोड़ की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, कभी आप कुछ और बोलते हैं, कभी आप दीदी ओ दीदी बोलते हैं, तो कभी कुछ और बोलते हैं। तो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और आप कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो बर्बाद करती है। और आप देखिए, महुआ मोइत्रा ने बड़ी अच्छी बात कही। महुआ मोइत्रा इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। जब उस दिन संसद में घटना हुई सोनिया गांधी के साथ, तो उनका भाजपा सांसदों ने सोनिया गांधी को लकड़बग्घों की तरह घेर लिया था। वे कह रही थी कि मैं इनसे नहीं डरती हूं। तो आप समझिए कि सोनिया गांधी इतने निर्भीक तरीके से लड़ रही है, आप तो अपनी सारी एनर्जी, पैसा, सब कुछ इसमें बर्बाद कर रहे हो। किसमें? कि ईडी के जरिए विपक्षी दल के नेताओं को परेशान करिए। तो आपकी ये स्थिति, तो सेमलेस स्थितियां आप पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, आप जेएनयू को खत्म करने की बात करते हैं जो टॉप वो देता है, आप नेहरू के बनाए तमाम सारे इंस्टीट्यूट को खत्म करने की बात करते हैं। क्यों भाई? आप अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला करते हैं जिन्होंने इस देश की स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा योगदान दिया है, ईसाइयत ने बड़ा योगदान दिया है, मुस्लिम्स ने योगदान दिया है। आप देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितना बेहतरीन करती है, जामिया मिलिया इस्लामिया कितना बेहतरीन करती है, जामिया हमदर्द कितना बेहतरीन दे रही है। आप क्या बताते हैं? दुनिया से वो कंपटीशन करते हैं, और आप हैं जो यहां पर छोटी छोटी चीजों में, तो कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं नफरत हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं गैंगरेप हो रहे हैं, कहीं जातिगत हमले हो रहे हैं, कहीं सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी कैसे सुधरेगी? और टैक्स पेयर से आप पैसा वसूलने के लिए करते क्या है कि जिस दिन आपके डेट्स होती, मुझे आज भी याद है, मेरा अपना खुद का मसला है कि लिंक कराना था, आधार से लिंक कराना था आधार कार्ड को इनकम टैक्स उससे पैन कार्ड से, तो उसके लिए हम ट्राई करते रह गए और उसका नहीं हुआ। 500 रुपए जुर्माना वाला जब आया, वो भी ट्राई करते रह गए, नहीं हुआ। और जब 1,000 रुपया जुर्माना हो गया, तब वो कहीं कनेक्ट हुआ। आपकी डेट्स निकल जाती हैं, आप तो सिर्फ जुर्माना वसूल करके सरकार चलाना चाहते हैं, आप लूटने पे काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपको टैक्स दे रहा है, आप उसे परेशान करने का काम करते हैं, उसके लिए आपके पास सुविधा के नाम पे कुछ है नहीं। यही वजह है कि लोग हतोत्साहित हैं, और आज बड़े बड़े राष्ट्र को प्यार करने वाले लोग कहने लगे हैं बच्चों के लिए कि भाई, इस देश में तो अब कुछ अच्छा होने की उम्मीद खत्म है, अब जो है कहीं बाहर चलो, इससे अच्छा तो कहीं और रहेगा। और एक समय था मादरे वतन के लिए लोग अपना सब कुछ देने को तैयार थे। मेरा भारत महान, राजीव गांधी ने जब कहा था तो सचमुच महान था। मुझे आज भी याद है, आईआईटी में
जो है 700 कुछ रुपया फीस पड़ती थी और हॉस्टल समेत। आज स्थितियां क्या हैं? मैं अभी देख रहा था कि बीए जो है करने का है, बीएससी करने का है इकोनॉमिक्स से बॉम्बे आईआईटी में, तो उसका 8.5 लाख से अधिक की फीस एक सेमेस्टर। तो आप समझिए क्या करेगा, कहां से लाए? इसका मतलब है मेधावियों के लिए आपके पास जगह नहीं है, पैसे वाले ही पढ़ सकेंगे और वो अपने लिए जिएंगे, अपने लिए करेंगे, देश के लिए नहीं। यही शायद आप चाहते हैं, यही वजह है कि आप अदानी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, बाकी किसी के लिए आपको सोचने के लिए वक्त नहीं है। और देश बर्बाद होता है तो होने दीजिए। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।